पहली शर्त यह है कि ऑल फ्रंट्स पर सीज फायर होगा, इंक्लूडिंग लेबनान। कि ईरान परमाणु बम तो नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान अपना परमाणु डस्ट किसी को दे भी नहीं रहा है। इसमें तो चित भी ईरान की, पट भी ईरान की। ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं और ये जीत मैं कैसी? आप समझेंगे इसको सर। ये जो एमओयू है ना, अमेरिका ने इनको बेवकूफ बनाया है। मैं आपको बताता हूँ। अब कहते हैं झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, फंस गए हैं। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ सर, हम सब धर्म की बराबर हम इज्जत करते हैं, लेकिन इन लोगों की एक बहुत सीनियर मुल्ला ईरानियन ने मुझसे कहा था, जेडी वैंस की डोनाल्ड ट्रंप समस्या नहीं है, और अगर कोई इजराइल में सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी समस्या है तो उसको अब नींद से उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति, वो इजराइल को कह रहा है, आपकी स्थिति बहुत कमजोर है। और डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है। उसने पूरा दबाव हम पर डालने की कोशिश की थी, हम माने नहीं, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि जब गैस की कमी होगी तो दुनिया प्रेशर और डालेगी अमेरिका पर। वो हुआ कि भाई नेचुरल गैस भी नहीं आ रही। ये कतर ने बड़ा तेज, बड़ा होशियार खेल खेला। ये जो देख रहा हूं, इससे बढ़िया इससे बढ़िया बातचीत और शर्तें जो है हमारे यहाँ पंचायत में, किसी का 5 लाख 10 लाख रुपया कहीं जब फंसा रहता है तो जो 5 पंच बैठते हैं, इससे अच्छी व्यवस्था करते हैं वो। अमेरिका फिर ठोकना शुरू करेगा और उसका ये मानना है कि उसमें फिर अकेले अमेरिका नहीं ठोकेगा, उसमें फिर आएंगे नाटो के देश भी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के राजदूत, भारत के बेटे, एम्बेसडर दीपक बोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर, बहुत अच्छा ये लगता है। कैसी वार्ता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए? कि आखिर गेम क्या हुआ है? क्या ईरान क्यों ना समझे कि वो जीत गया है? पहली शर्त यह है कि ऑल फ्रंट्स पर सीज फायर होगा, इंक्लूडिंग लेबनान। एक और शर्त है जिसमें कहा गया है कि $300 बिलियन देंगे अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी जो ईरान में क्षति हुई है। दूसरा, एक तीसरा यह है कि ईरान परमाणु बम तो नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान अपना परमाणु डस्ट किसी को दे भी नहीं रहा है। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के नियंत्रण में, निगरानी में अपना जो यूरेनियम परमाणु कार्यक्रम है उसको एनर्जी के लिए आगे बढ़ाएगा। इसमें तो चित भी ईरान की, पट भी ईरान की। ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं और ये जीत मैं कैसी आपको है? बता देता हूँ सर, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हम एमओयू जो साइन किया है, ट्रंप साहब ने कहा 60 साइन किया था? दिनों के लिए ट्रंप साहब ने ये साइन किया था पैलेस ऑफ वर्साई, फ्रांस फ्रांस में। में। हाँ, जब वहां हाँ। पे इमानुएल मैक्रोन, जी7 की मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इमानुएल मैक्रोन उनको भोजन जी। दे रहे थे। ये पैलेस ऑफ वर्साई सब पैलेस, फ्रांस मेरी पहली पोस्टिंग थी। आप जैसे मेहमान आते थे, सबको मेरी ड्यूटी लगती थी वर्साई, जहाँ 50 बार तो मैं गया हूंगा वहां पे। और ये जहाँ पे साइन किया या भोजन कर रहे थे, हॉल ऑफ मिरर्स, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का आत्मसमर्पण इसी हॉल में साइन हुआ था। ओके, और ओके। यहाँ पर प्रोक्लेमेशन, जर्मनी ने जब फ्रांस को ठोका था 18वीं शताब्दी में, तो इसी कमरे के अंदर, देखिए कितनी कर्मा क्या होता है, इसी कमरे के अंदर फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया। और फिर जब ऐतिहासिक कमरा है, सेकंड, हाँ? हाँ, और फिर जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो फ्रांस ने इंसिस्ट किया कि पहले मैंने जर्मनी को इस कमरे में सरेंडर किया था, अब तू मेरे पास आके सरेंडर कर। ये बड़ी मजेदार। ये यूरोप में ये ईगो की इश्यूज बहुत है सर। हम लोग कहते हैं कि ये एशिया में तो कुछ भी नहीं है इनके मामले, इनके मुकाबले में। एक बहुत घमंड है इन लोगों का। जब वो हो गया तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट मी गो थ्रू दिस पॉइंट बाय मेन पॉइंट जो आपने अभी जिक्र किया है। एक तो है कि हर जगह हम रोकेंगे, हम जंग को हॉल्ट करेंगे, इंक्लूडिंग लेबनन। लेबनन में कौन जंग लड़ रहा है? अमेरिका तो ठोक नहीं रहा उनको। और इजराइल लेबनन की सरकार से नहीं लड़ रहा है सर, वो तो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। उसकी कोई बात नहीं की ईरान ने, क्योंकि ईरान अगर कहेगा, वो तो अभी कह रहे हैं ना इजराइल को मत मारो, इजराइल को कह रहा है कि आप लेबनान को मत मारो। ये थोड़ा ना कह रहा है कि हिजबुल्लाह को मत मारो। अगर हिजबुल्लाह को मत मारो कहेगा, दुनिया चढ़ जाएगी कि तेरे दामाद है ये। सो इट इज कि आप समझेंगे इसको सर। ये जो एमओयू है ना, अमेरिका ने इनको बेवकूफ बनाया है। मैं आपको बताता हूँ कि पहली तो चीज ये है कि सिर्फ अमेरिका और ईरान
वो नहीं ठोकेंगे लेबनान को, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अखंडता और जो भी आपके संप्रभुता को रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है सर। और हर जगह युद्ध विराम होगा इंक्लूडिंग लेबनान। पर लेबनान में तो अमेरिका लड़ ही नहीं रहा, तो क्या युद्ध विराम होगा? ईरान भी नहीं लड़ रहा, क्या युद्ध विराम होगा? और इसराइल ने तो साइन भी नहीं किया। इसके कोई मायने नहीं है, इंक्लूडिंग लेबनान। इसराइल की जो सरकार है वो लेबनान की सरकार को नहीं ठोक रही। लेबनान में सरकार नहीं है, सब कुछ हिजबुल्लाह चलाता है। ये बड़ा क्लियर समझ आना चाहिए सर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर एक चीज आपको और बताता हूं सर, बाकी पॉइंट्स आप सब जानते हैं, ये होगा वो होगा, 60 दिन के अंदर ये हो जाएगा, हॉर्मुज तो एकदम खुल जाएगा, वो खोल दिया है। और फिर अमेरिका एक्सेस देगा, फैसिलिटेट एक्सेस फ्रोजन एसेट्स पे। और फिर ईरान कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करूंगा। और फिर जो हमारा एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल है उसके ऊपर जो विवाद है उसका समाधान करेंगे। यानी आपने मान लिया कि आपके पास एनरिच यूरेनियम स्टॉक, पहले तो कहते थे है ही नहीं, अब कहते हैं। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, फंस गए हैं। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ सर, हम सब धर्म की बराबर हम इज्जत करते हैं, लेकिन इन लोगों की एक बहुत सीनियर मुल्ला ईरानियन ने मुझसे कहा था, काफी साल हो गए, कहता राजदूत, हम लोगों के विश्वास में एक मुसलमान से झूठ बोलना अल्लाह आपको सजा देगा, लेकिन अगर आप काफिर से झूठ बोलोगे अल्लाह आपको दुआ देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो झूठ पे झूठ पे झूठ लगातार। सच्चाई तो आपस में शायद सच बोलते होंगे, लेकिन मेरे जैसे काफिरों के साथ ये सच नहीं बोलते हैं। ये उस मुल्ला ने मुझको बताया था। अब मैं आता हूं सर, इसका जो नंबर 8 क्लॉज है, जरा आपके पास है क्या उसका, जिसको मैं कल रात भर बैठ के समझने की कोशिश कर। 300 नंबर बिलियन 8 क्या है? नहीं सर, 300 बिलियन में तभी आऊंगा। 8 है कि हम लोग डायरेक्ट टॉक करेंगे टू प्रिवेंट मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन। क्या मतलब है इसका? सीधी आपस में बात करेंगे। और वो जिहादिस्तान जो है, तू बैठ के छोले खा भाई। तू तो जिनीवा जाने की तैयारी कर रहा था, सूट वूट सिलवा लिए थे। जिनीवा की जो बैंक्स हैं उनके पास तेरा पैसा भी पड़ा है, तो वो भी जाके देख। सारी तो कैबिनेट भाग रही थी वहां। अब हो शहबाज गया ना शरीफ साहब ने उसके। अपने यहाँ कोई पेपर साइन किया, बोला ये गारंटर हूं मैं इस हाँ, मैं वो तो शांति करने दो, डील वो का, तो मैं पहले गारंटर हूं। शुरू में भी कहा था कि जिनीवा में मैं चेयर करूंगा मीटिंग को। वो जिनीवा तो वो गया ही नहीं यार। और अब पता क्या है, जेडी वेंस ने वहां जाना था, क्यों? डायरेक्ट टॉक विद ईरान। सर ये तमाचे पे तमाचे मार रहा है जिहादिस्तान के मुंह पर। मैं जा रहा हूं जिनीवा, लेकिन मैं डायरेक्टली बात करूंगा ईरान के साथ, तेरी कोई जरूरत नहीं है। और कतार की तो बहुत तारीफ की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए मान लिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर फुदक रहे हैं कि हमारा नाम आ गया जी। आपने किया क्या? ये एमओयू है जिसके कोई मायने नहीं है, अग्रीमेंट बाद में होगी। और ऑलरेडी जेडी वैन, अब मैं आपको इसराइल से जो लेटेस्ट न्यूज है अभी बता देता हूँ सर। पहले तो जेडी वैंस का कहता हूँ, इसने बोला है कि इसराइल में तो आप लोग फ्रीक आउट कर रहे हैं, ये जो हमने पीस डील साइन की है। और फिर कहता है ये जेडी वैंस कि डोनाल्ड ट्रंप एकमात्र नेता है पूरी दुनिया में जो इसराइल के लिए सहानुभूति रखता है। बकवास करता है ये। जेडी वैंस का भेजा फ्राई हो गया है। हमारे देश में भी बहुत सहानुभूति है इसराइल के लिए, खाड़ी के देशों में बहुत सहानुभूति, यूरोप में बहुत सहानुभूति। सरकार जो मर्जी कहे, लोगों से जाके पूछो। अगर आपको किसी, मान लीजिए दो देश बस आपस में भिड़ जाते हैं डायरेक्टली, ईरान और इसराइल, कारण भूल जाइए, आप किसका समर्थन करेंगे? 99.9% बोलेंगे कि हम इसराइल का समर्थन करेंगे। ईरान पे कोई भरोसा नहीं करता है सर। तो ये जो मर्जी कह रहा है। और फिर कहता है कि जेडी वैंस की डोनाल्ड ट्रंप समस्या नहीं है, और अगर कोई इसराइल में सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी समस्या है तो उसको अब नींद से उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति, वो इसराइल को कह रहा है, आपकी स्थिति बहुत कमजोर है। और फिर कहता है कि ये जो इसराइल में जो कुछ हो रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, तो बेवकूफी की चीज है, क्योंकि सारी दुनिया अमेरिका पे भरोसा करती है। सारी दुनिया अमेरिका पे। जेडी वैंस से पूछो वो क्या खाता है, जो कहता है कि इसराइल में फ्रीक आउट हो रहा है। सारी दुनिया अमेरिका पे भरोसा करती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और फिर जब दूसरी तरफ से जो उनका वो मुज्तबा खमेनी है, जो आजकल का सुप्रीम लीडर है, कि वो कहते तो हैं कि अभी सामने तो आया नहीं, लेकिन उसने संदेश भेजा कि मैं अप्रूव करता हूं एमओयू को। और डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट है, उसने पूरा दबाव हम पर डालने की कोशिश की थी, हम माने नहीं।
तो कहता कि मैं कुछ और सोच, इसने कहा खमेनी ने कि मैं इस एमओयू के फेवर में नहीं था, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, मैंने मान लिया क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया था ठीक है, तो फिर मैंने मान लिया क्योंकि वो बेचारे की नहीं तो कच्ची हो जाती, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ईरानियन नेशन और रेजिस्टेंस फ्रंट की फिर बात करता है मुस्तफा खमेनी। सर ये बाज नहीं आएंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये फिर भड़काएंगे सबको। और कहता है कि ट्रम्प तो बिल्कुल डेस्परेट था, उसने तरह तरह के प्रेशर मुझ पे डाले। अब जेडी वेंस ने जाना था ईरान से बात करने डायरेक्टली जिनीवा में, वो भी उसने कैंसिल कर दिया। मतलब क्या है सर? ना खुशी इजराइल में है, ना खुशी अमेरिका में है, ना खुशी ईरान में है। मेरे को लगता था कि ईरान एक विक्ट्री परेड करेगा दमेस्कस में, डर लगता है कि इजराइल आके ठोक ना दे हमारे लीडर्स को। अभी तक तो अली खमेनी का क्या नमाज जनाजा या वो नहीं किया उन्होंने अभी तक, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। तो कहते हैं कि हमारे पास अभी दिक्कत है, जेडी वैंस कहना मैं नहीं जा रहा जिनीवा क्योंकि कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। ये तो कहने की बात है। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल मेरा ग्रुप है, उनसे क्या मेरे पास संदेश आया है। ऑलराइट सर, और ये मैं बता देता हूं, अभी 2 घंटे पहले हेवी बैटल, अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद करता हूं, भयंकर युद्ध चल रहा है हिजबुल्ला आतंकी और इजरायली फौज के बीच में। और नीचे मेरे को लिखा है राजदूत हमारे सिपाहियों के लिए प्रार्थना करिए। ये मेरे को पर्सनल मैसेज भेजा है, हमारे सिपाहियों के लिए प्रार्थना करिए। मैंने प्रार्थना की है सर। फिर इंटेंसिव इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं, ये इजराइल कह रहा है, जो हमारे सिपाही घायल हुए हैं क्योंकि धोखे से हिजबुल्ला ने हम पर हमला किया है। ये मैं नहीं कह रहा। एंड फाइनली सर, ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है उसका नाम भी इजराइल है, इजराइल काट्स, कहता है जैसे ही एमओयू की सीज फायर शुरू हुई, प्रधानमंत्री और मैंने एक मुद्दा सबके सामने रखा है, ऑल इजरायली ऑपरेशन, यानी सिर्फ इजराइल उसमें भाग लेगा अगेंस्ट ईरान एज सून एज उसकी जरूरत पड़ेगी, और सारी कैपेबिलिटीज हमने तैयार कर ली हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं। ये बात होती है जब दीपक सीज फायर सर, का। ये बोलिए। वांस ने जो कुछ कहा है उसमें एक बड़ी जरूरी बात उसने ये कही है कि 90 लाख इजरायली हैं। क्या 90 लाख इजरायली सबको मारकर अपनी सुरक्षा तय करना चाहते हैं? ये बड़ा उस तरह का कमेंट है यूएस की तरफ से, यूएस वीपी की तरफ से इजराइल के लिए। क्या आपको इजराइल यूएस संबंधों में भी कुछ खटास दिख रही है? ये जो एमओयू साइन हुआ है, वांस का ये नहीं, बोलना कि क्या आप सबको मार देंगे उसके बाद आप अपनी सुरक्षा तय करना चाहते हो? इसराइल कितने जंग और लड़ा कल है ऐसा ही एक और 48। बयान ट्रंप ने दिया था। मैं समझ गया। इसराइल 48 में जब उसका जन्म हुआ था, अरब देशों ने कहा मिटा दो इसको। 67 में तैयारी कर रहे थे ठोकने की, इसराइल ने ठोका उनको, धोखे से इमानत। फिर 73 में इन्होंने इसराइल पे हमला किया। पहले तो इसराइल पीछे हटा, फिर वापस आ गया। इसराइल के डीएनए में जंग है। वो सर्वात छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी बहुत है उसके पास, डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत है। भारत का तो बहुत मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है, हमसे खरीदता भी है। मैं इतना कहना चाहता हूं सर कि इजराइल, अगर जो ये वैंस कह रहा है कि तुम सबको ठोक के आओ, किसको ठोकोगे? सिर्फ ईरान की, तो दुश्मन तो ईरान है ना। क्या बात कर रहा है वैंस? उसको कभी गया वहां पर? इजराइल का दुश्मन कौन है सर? कौन सा देश कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? हमास कहता था, हिजबुल्लाह के तो संविधान में है, और ईरान कहता है, और तो कोई कहता नहीं। खाड़ी की जो गल्फ मोनार्कीज हैं, जिन्हें हम पेट्रो मोनार्की कहते हैं, वो तो इसराइल की मित्रता चाहते हैं क्योंकि इसराइल ही उनकी सुरक्षा कर सकता है। ईरान ठोकेगा, ईरान बाज नहीं आएगा। वो तो बड़ी बड़ी बातें, सिविलाइजेशन स्टेट है, हम ये होते थे वो होते थे। ओ यार, वो जमाना गुजर गया। हमारा भी अखंड भारत की हम बात करते हैं, 10,000 साल पहले ये होता था वो होता था। अब उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। सो दिस थिंग, वो ग्रेटर इसराइल की बात करता है, कहता है मेरे को जो मैंने टेरिटरी लेबनन में ले लिए, लेबनन से बार बार मुझ पे हमले होते, गाजा से होते थे। गाजा को तो मैंने खत्म कर दिया, नपुंसक बना दिया है। अब हूती चुप हो गए, आप देख रहे हैं कुछ मुंह नहीं खोल रहे, उनको पता है कि हमें मार पड़ेगी, क्योंकि अब जो है इजराइल फोकस कर रहा है एक्सक्लूसिवली ऑन हिजबुल्लाह। और उसने ये कह दिया है अमेरिका को, जो तूने करना है कर। सर, जूइश लॉबी अमेरिका में बहुत तगड़ी है, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर उनका कंट्रोल है। जेडी वैंस पता नहीं क्या बातें कर रहा है, किस बात पे नाराज है। यहाँ तो नेतन्याहू ने जेडी वैंस को बोला होगा तू बेवकूफ है, वो बिगड़ गया।
ये मेरा मानना है कि ट्रंप ने जो मर्जी कह दिया, और ट्रंप तो बहुत चीजें कहता है ना, प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ा हैंडसम मैन कह दिया उसने। ये भी बोला काम एंड कूल एंड टोटल किलर। क्या ये दुनिया में क्या हो गया? किलर गो हेड सर। बोला, एंजल फेस है, एंजल फेस। एंजल सर, बिल्कुल फरिश्ता लगता है। और वो जो बैठा हुआ था वहां पे वो बदमाश शरीफ, वो तो अपना नई शेरवानी बना के और टोपी पहन के जिनीवा जाने की तैयारी कर रहा था। अब वो फ्लाइट भी कैंसिल होगी, शायद सुना है कि स्विस एयरवेज ने पैसे भी वापस नहीं किए। दीपक सर, मुझे एक चीज समझनी है, बताइए भी दर्शकों को। ट्रंप ने कल का वो ट्रंप जो कह रहे थे कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनका न्यूक्लियर डस्ट ले लेंगे, हम ऑन ग्राउंड फोर्स भेजेंगे, तमाम तरह की कहानी। वो ट्रंप कल कह रहे थे कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर सऊदी के पास है, अगर कतर के पास है, तो उस तरह के कुछ मिसाइल्स अगर ईरान के पास हो तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, न्यूक्लियर वाले नहीं होने चाहिए। और वांस कह रहा है कि 90 लाख लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या आप सबको मार देंगे। इसराइल को लगता है कि टॉप लीडरशिप जो यूएस की है, उसकी तरफ से ये बयान आना क्या बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल है? दूसरा, क्या अमेरिका थक गया है इसराइल को बचाते बचाते, और अमेरिका ये सोच रहा है कि इसराइल की लड़ाई में दूसरे के फटे के टांग में हम नहीं लड़ेंगे, जैसे ताइवान को कह दिया कि 6,500 मील दूर है, हम क्या जाएंगे बचाने के लिए। आप क्या वैसा कोई सिचुएशन देख रहे हैं? क्योंकि ये नहीं बड़ी अजीब बात है कि इसराइलियों के तो फिर लिए मान लीजिए अमेरिकी वीपी ऐसी बात कह रहा है। सर, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कल इसराइल को उठा के मैं वहां से ब्राजील में रख देता हूं, खाड़ी के देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? वो जो बैठा हुआ वहां ईरान, जिसने शुरू से कहा ये तो मेरा इलाका है, मैं यहाँ पे हुकूमत चौधरी मैं हूं, उनकी सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी इस समय इसराइल है। इसराइल को कभी मिटने नहीं देगा अमेरिका, हथियार पे हथियार देगा, ताइवान को मिटने नहीं देगा। कह रहा है कि इतनी दूर है लेकिन हथियार भी भेज रहा है। अबे भारत को कहता है कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो हम आएंगे आपको बचाने के लिए। अबे टाइगर, तू अपनी फौज मत भेज, मुझे पहले तेरी फौज को बचाना पड़ेगा, उसके बाद मैं दुश्मन से निपटूंगा। इशारा किसकी तरफ कर रहा था? पिंजड़े वाली मुनिया की तरफ नहीं, चीन की तरफ इशारा कर रहा था। और एक चीज और कही थी सर, इसको भी आप समझ की, जब तक आप प्रधानमंत्री हम आएंगे, उसके कोई और होगा तो पता नहीं। कोई और पे किसका इशारा था? एक ही तो 60 साल का टीनेज आइकॉन है, टीनेजर्स का नेता 60 साल का है, कहता है कि मेरे तो अब उस परिवार का, टीनेज आइकन को ये समझ में आएगा तब तो। उम्मीद तो करता हूं कि समझ आएगा कि ट्रंप टीनेज ने कह आइकन दिया ने है कि पिछली बार जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है, तो यहाँ पर डेड इकोनॉमी का पोस्टर लेके घूम रहा था वो। तो अब क्या पोस्टर्स को बोलो ना, आप बना के भेज दीजिए कि ट्रंप विल कम टू डिफेंड इंडिया व्हेन व्हाइल मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें दिस इज स्टूपिड, दिस इज डोमेस्टिक स्टफ, इसकी परवाह मत करिए। लेकिन तो इजराइल की जो सिचुएशन है सर, मैं पूछता हूं जितने दुनिया के लोग हैं, क्या यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है सर? इसका मुझे जवाब दीजिए। इस एमओयू में लिखा है कहीं इजराइल शब्द लिखा है सर? किसी ने, अरे कहीं? कुछ नहीं लिखा है। फिर अमेरिका और सहयोगी, तो थैंक यू। लड़ाई इसराइल से हो रही है। और अमेरिका और 300 बिलियन की जो आप बात कर रहे हैं, यूरोप में जो आपके सहयोगी हैं, खाड़ी वाले जो देश हैं, वो कहेंगे पहले हमारा जो नुकसान हुआ उसके दो। कतार ने खेल क्या खेला, मीडिएशन किए, लेकिन जबकि 20% जो उनका नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट होता था ना साउथ पार्स फील्ड से, जो ईरान के साथ बांटते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, 20% खत्म कर दिया था ईरान ने जब हमला किया। उसके बावजूद इसराइल, कतार छोटा सा देश है, पैसे बहुत है, और अपने जो उनका कद है उससे ऊंचे बॉक्सिंग करते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पंचिंग अबव इट्स वेट। तो उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने ईरान की मदद की। उसने कहा देखो मैं वापस ला तो सकता हूँ ये 20%, मरम्मत कर सकता हूँ फील्ड की, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि जब गैस की कमी होगी तो दुनिया प्रेशर और डालेगी अमेरिका पर। वो हुआ कि भाई नेचुरल गैस भी नहीं आ रही। ये कतर ने बड़ा तेज, बड़ा होशियार खेल खेला। आप समझ रहे सर? ये मेरा मानना है कि अब जो दुनिया की हालत इस समय है, और इसराइल की खासतौर मिडिल ईस्ट की जो हालत है सर, वहां पर आप देखेंगे कि ईरान पास नहीं आएगा, खाड़ी के देश इसराइल को कहीं नहीं जाने देंगे, ये इब्राहिम अकॉर्ड साइन करेंगे उसके साथ। जेडी वैंस जो कहता है अच्छा, कहने दीजिए। जेडी वांस ने एक और बात कही है, ये जो 300 बिलियन वाली बात है, उस पर वो कहता है अमेरिका 1 सेंट ईरान को नहीं देने वाला। जब अमेरिका 1 कौन सेंट देगा नहीं पैसे? देगा,
तो ये 300 बिलियन जो कौन देगा? मतलब खाड़ी के देश देंगे, उन देशों में जहां ईरान ने बम मारा है। अब वो लोग तो वो पैसे माथा भी देंगे। पीटेंगे ना। हाँ, नहीं सर, ये तो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड है ना, ये ईरान को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इराक में यही तो हुआ है सर, इराक का तेल बेच के अमेरिकन कंपनी रिकंस्ट्रक्शन करी, कितने साल हो गए उसको जंग को खत्म है, अभी तक इराक वापस नहीं आया। ईरान को सर सुन लीजिएगा, भले ही जितना मर्जी अल्लाह आके बनाएगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जितना मर्जी करिए, आपको 20 साल लगेंगे डैमेज को रिपेयर करने। 1 लाख से ज्यादा तो आपकी इमारतें खत्म हो गई है वहां पे, कौन बनाएगा उसको? 10 दिन के अंदर आप खड़ा कर देंगे सर? बहुत टाइम लगता है रिकंस्ट्रक्शन में। और फिर उसको अगर उसको इसराइल माल से भेजो, चाहिए, उसको माल चाहिए। वो ये कह रहा है कि 60 दिनों की जो मोहलत है, अगर उस पर में परमाणु कार्यक्रम पर, ये जो 300 बिलियन वाली बात है उस पर अगर गंभीरता से बात नहीं होगी इन 60 दिनों में, तो फिर हम इस 60 दिनों की अवधि को आगे बढ़ा भी सकते हैं। वो तो कहा है लेकिन ना, बातचीत तो करनी पड़ेगी, पैसा तो चाहिए। पैसा उसको बहुत चाहिए, इसका मतलब पैसे की कमी है। और फिर ये भी कहा है कि ये जो एमओयू हमने साइन किया है, फाइनल अग्रीमेंट अभी होना है, और ये एमओयू का उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन अगर इस एमओयू का उल्लंघन होता है फिर क्या होगा सर? इमीडिएट रिजम्पशन ऑल नेसेसरी मेजर्स बाय द अफेक्टेड पार्टी। क्या मतलब है? टोकेंगे तेरे को। और उल्लंघन कैसे होगा मैं भी बताता हूं कैसे होगा उल्लंघन, बहुत आसान, इतना वेग एमओयू है। इसराइल कहेगा जो मेरा जो स्टॉक पाइल है एनरिच यूरेनियम का, मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे पता नहीं कहाँ है। 60 दिन से ज्यादा हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, और वो बनाते जाएंगे। और क्या करना है फिर? उल्लंघन हो गया कि नहीं हो गया? दूसरे उसके क्लॉज में आपको पढ़ के बताता हूं कि हम लोग आपका एक्सेस फैसिलिटेट करेंगे टू योर फ्रोजन एसेट्स। सर प्रतिबंध किसने लगाए हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है ना आपने? हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये प्रतिबंध लगाए थे, और जब जेसीपीओ 2006 से 2010 तक बहुत प्रतिबंध लगाए, फिर वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बना, प्रतिबंध कम कर दिए। ईरान ने फिर बाहर निकाल दिया उन आईएई के इंस्पेक्टर्स को पिछले साल, और पिछले ही साल जो को स्पॉन्सर्स थे ना सर उस जेसीपीओए के, वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। और इन्होंने एक क्लॉज इन्वोक किया, उसको कहते हैं स्नैपबैक, यानी सैंक्शंस फिर से आ गए, प्रतिबंध। ये हटने देंगे? अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएगा ना, डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता नहीं है अब वहां पे, ये सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगा, वीटो तो इन 5 देशों के पास है। अगर मान जाएंगे ये, ब्रिटेन और फ्रांस स्वीकार करेंगे कि सैंक्शंस हटा दो, वो कहता है वी विल फैसिलिटेट। बता देता हूं क्या होगा, हम प्रस्ताव लाएंगे और चुपचाप से ब्रिटेन को कहना वीटो कर दो। ये तो खेल मैंने भी खेले है ना जी। मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा था, मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, मेरी कोई सुनता नहीं, आए मैं बड़ा गरीब हूं, मैंने पूरी कोशिश की है। सर टेक इट फ्रॉम मी, एसेट्स वैसेट कुछ नहीं मिलने वाले, ये वायलेशन माना जाएगा और फिर से वहां पे दंगा होगा। अच्छा, यही ये एक। बताइए, दो हाँ देश सर। जब युद्ध में जाते हैं, दो हाँ सर। देश जब युद्ध में जाते हैं और सामने वाला कह रहा है कि मेरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सब साफ कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, और उस हिसाब से ये जो एमओयू आप देख रहे हैं, आपने तो डिप्लोमेसी की है, दुनिया भर के देश घूमी है, दुनिया भर के देशों में संधि कराई होगी। मैं तो बतौर लेमैन ये जो देख रहा हूं, इससे बढ़िया इससे बढ़िया बातचीत और शर्तें जो है, हमारे यहाँ पंचायत में किसी का 5 लाख 10 लाख रुपया कहीं जब फंसा रहता है, तो जो 5 पंच बैठते हैं, इससे अच्छी व्यवस्था करते हैं वो। ये जो शर्तें मैं देख रहा हूं, सर वी आर द सर ये क्या मदर ऑफ सर डेमोक्रेसी। ये क्या शर्तें हैं सर, आप बताओ। ये तो मैं तो माथा बता क्यों रहा पीट। हूँ, शर्तों की कोई मायने नहीं है। ये ऐसा एमओयू बनाया है, ईरान कहेगा मैच जीत गया, अमेरिका कहेगा मैच जीत गया, इसराइल कहेगा मैच जीत गया। जीता कौन है? दुनिया के बाकी देश जिनकी कोई गलती नहीं थी और उनको हरजाना भुगतना पड़ रहा था, वो पैसे दे रहे थे। अच्छा, तेल महंगा, बगल में बैठ के गैस। मैक्रो बहुत तेज ताली बजा रहे थे। मैक्रोन बहुत देखो तेज ताली में बोला, साइन मैं कर तो यार, बता तू तो रहा हूँ, पहले कर यार अगर साइन। आप इसको 100% अगर आप इसको देंगे, 10% इस ईरान को फायदा हुआ है, 10 अमेरिका को हुआ है, शायद 10 इसराइल को है, बाकी 70% तो बाकी देशों को। हमारा क्या लेना देना था? अगर हॉर्मुज बंद ना होता, हॉर्मुज बंद ना करता ईरान,
तो वो तो ठोकते जाते, खत्म कर देते। फिर थोड़ा सा ये घबरा गए कि ये क्या करते। दूसरी चीज सा बहुत मजेदार ये एक इशू है। जब मैं अमेरिका में कुछ क्लासेस लेता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो रॉबर्ट मर्टन थे, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। वो बताते थे आप कोई एक्शन लेते हो लेकिन उसका परिणाम अलग हो सकता है, वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। हॉर्मुज को आपने बंद तो कर दिया, आपने दिखा दिया कि वो एक हथियार है, इसका प्रयोग करेंगे। अब 4 अरब देश उसको बाईपास करने की तैयारी कर रहे हैं और 2-3 साल में वो हो जाएगा। हॉर्मुज की अहमियत खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेगा ईरान? तब तक वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। सर कई बार उन्होंने, उनके लोगों ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन अगर इराक के पास होता, सद्दाम के लोग, तारिक अजीज होता था उसका फॉरेन मिनिस्टर, उसने मुझे पता नहीं न्यूयॉर्क में मिले थे या बेरूट में मिले थे, मुझे याद नहीं है कहाँ मिले थे। उसने मुझे बात करते हुए इसने कहा कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होते, अमेरिका कभी कोशिश नहीं करता सद्दाम को हटाने की, इसलिए नॉर्थ कोरिया के साथ वो कोशिश नहीं करेगा। तो अब तो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंगली न्यूक्लियर वेपन एक गारंटी ऑफ एग्जिस्टेंस बन रहा है, सर्वाइव। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो कहा ना बयान दी, ये पिंजरे वाली मुनिया क्या बोल के आया था अमेरिका में, अगर हम पर प्रेशर आया हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ लेके डूब जाएंगे। क्या बकवास करता है ये? अमेरिका में बैठा हुआ कह रहा है आधी दुनिया का मतलब क्या है? चीन, गधा कहीं का। पर है अपने आप कहता है इसने, आपने अच्छा सुना है कि अभी एक और टाइटल दे रहा है, अभी तक तो फील्ड मार्शल बना है, अब सीनियर फील्ड मार्शल का टाइटल देगा अपने आप। अब फिर मोस्ट सीनियर, फिर हाँ, टॉलेस्ट सिंगल सीनियर। मोस्ट। हाँ, फिर टॉप मोस्ट। और वो तो 5 सितारे लगते हैं ना उसकी गाड़ी पे फील्ड मार्शल के, जैसा हमारा ब्रिटिश सिस्टम, ये 6 लगाएगा कि अब मैं सीनियर बन गया। फिर उसके बाद वेरी सीनियर के 7 लगाए। गधा है, गधा एकदम। दुनिया हंसती है इसके ऊपर, लेकिन ये सोचता है कि मैं बड़ा चौधरी। मुंह नहीं खोल रहा जब से जेनीवा में, जब जेनीवा जाने से पहले ही समझौता हो गया। सो मेरा ये मानना है, अगर आप ध्यान से इसको एमओयू को पढ़ें, इसकी कोई अहमियत नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर जो बाइंड करता है। हम धन्यवाद करते हैं, लोगों ने हमारी मदद की है। 300 बिलियन का एस्टैब्लिश करेंगे यूएस एंड रीजनल पार्टनर्स। रीजनल पार्टनर कौन है? खाड़ी के देश, वो बनाएंगे। एंड दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड पार्ट ऑफ द फाइनल डील। रीजनल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं ना, यूरोपियन तो एक पैसा नहीं देगा, है ही नहीं उसके पास पैसे। तो रीजनल पार्टनर्स तो खाड़ी वाले हैं, वो कहां से देंगे पैसे? सवाल नहीं पैदा होता। सिर्फ कतार दे देगा, और कतार बहुत बड़ी गलती करेगा। सोचा है कि पैसे देके मैं उसकी दोस्ती खरीद लूंगा, सवाल नहीं पैदा होता। सर अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक चीज प्लीज सर, ऑलवेज, हमेशा, जो लोग, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम याद रखिए, इसको कहते हैं श्वार्ज़ेनबर्ग प्रिंसिपल। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के विदेश मंत्री होते थे, जब हंगेरियन लोग, मजियार उनको कहते हैं, ठोक रहे थे 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया के शहंशाह को, तो उसने रूस के शहंशाह जार से कहा मेरी मदद का, वो चाचा भतीजा बहनोई था उसका, उसने अपनी फौज भेज के मजियार को ठोक दिया। लोगों ने फिर ऑस्ट्रिया का फीलिक्स श्वार्ज़ेनबर्ग जो विदेश मंत्री था, सुन लीजिए, उसको कहा अब तो आप आभारी होंगे रूस के कि उसने आपकी मदद की है। और उसने जवाब दिया दुनिया हैरान हो जाएगी हम कितने एहसान फरामोश हैं। तो अगर आपको लॉयल्टी चाहिए ना अंतरराष्ट्रीय मामलों में ललित साहब, तो दुकान से कुत्ता खरीद लाओ, लॉयल्टी मिलेगी आपको, पैसे नहीं मिलेगी। देयर इज नो, अच्छा, कतार ये गलती करता है, सोचता है कि ईरान की लॉयल्टी, वो उनका उनका एहसान, उन पे एहसान करके उनकी दोस्ती नहीं मिलेगी उसको सर, वो छोड़ेगा नहीं सर। दीपक सर, एक डिफेंस एक्सपर्ट को मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा ट्विटर पर कि जैसे टी20 क्रिकेट देखते हैं सर? कभी कभी। हाँ, तो टी20 क्रिकेट में ना आईपीएल में होता है टाइम आउट। टाइम आउट क्या है कि आप खेलते-खेलते थोड़ा हैरान परेशान हो गए, आपको स्टेट हाँ, ये कि आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है कि आप उसमें फिर से री-स्ट्रेटजाइज़ करें, चीज़ों को फिर से देखें कि क्या हम कुछ और अलग कर सकते हैं, क्या हमने पीछे गलत किया। टाइम आउट है ये उसने ये बोल रहा है। लिखा हाँ, उसने ये लिखा कि ये मुझे टाइम आउट लग रहा है, ये दुनिया चाहे जितनी खुश हो जाए, पीछे से अमेरिका ने इज़राइल को कहा है कि ठोकता रहो। दूसरी तरफ दुनिया में शांति का देवता बनना चाहता है डोनाल्ड ट्रम्प। नवंबर के बाद, जो नवंबर में चुनाव है अमेरिका में कई राज्यों में, वो जीतने के बाद फिर उन ठोकेगा। प्रांतीय उन प्रांतीय चुनावों के बाद अमेरिका फिर ठोकना शुरू करेगा, और उसका ये मानना है कि उसमें फिर अकेले अमेरिका नहीं ठोकेगा, उसमें फिर आएंगे नाटो के देश भी। ये एक नए युद्ध की घोषणा की तैयारी है, ये महज एक टाइम आउट है।
और इस बीच में इजराइल मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। वो मारेगा, और वो हिजबुल्लाह को लेबनान में मार रहा है, वो लेबनान को खत्म हाँ, कर देगा, यानी हिजबुल्लाह को खत्म करेगा। लेबनान की एक अपनी सरकार होनी चाहिए, मिलिट्री होनी चाहिए, अमेरिका ट्रेन करेगा, इजराइल ट्रेन करेगा। मेरा मानना सा, जो ये डिफेंस एक्सपर्ट ने जो लिखा है, ये 110% सही है। ये एक पॉज है, जैसा हमने सिंदूर में किया था, हमने पॉज बटन को हिट किया था, स्टॉप को नहीं हिट किया था। अभी तक वो पॉज पे है। और अगर पिंजड़े वाली मुन्निया ने, मुन्नी बाई ने कुछ करने की कोशिश की तो बहुत मार खाएगा। भेजता रहता है 2-3, लेकिन पहलगाम जैसा हमला नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा किया तो फिर उसको पता लगेगा, वो तो बंकर में घुस जाएगा या अमेरिका भाग जाएगा। आजकल तो मुंह नहीं खोल रहा ना अपना। मेरा ख्याल वो भी, और शहबाज शरीफ कहता तो है कि वो तो खुदा है, मुन्नी बाई मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है, और फिर बार बार वो चीजें कहता है, लेकिन मुन्नी बाई खुश नहीं है क्योंकि मुन्नी बाई की कोई अहमियत नहीं रही इसके अंदर। सो सर, बेसिक इशू, अब जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये टेम्पररी पॉज है। क्या मिला है अमेरिका को? अमेरिका छोड़ के वापस जा रहा है। जो इतने पैसे, अभी $80 बिलियन उन्होंने कांग्रेस से मांगे हैं, इतना हमारा खर्चा हुआ था, 80 बिलियन, 9 शून्य होते कि हमारा इतना खर्चा हो, दे दीजिए। कि 300 बिलियन कहाँ से आएगा सर? ये तो दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, कोई नहीं देगा। और अगला जो जंग होगा ना, नेटो आए ना आए, खाड़ी के देश आएंगे। ईरान अभी भी पंगा लेगा उनसे, बाज नहीं आएगा सर। आपने जो हिजबुल्लाह और हुती और हमास को पैदा किया है, वो तो फुदकेंगे। अगर एक और गाजा में हमला हो गया, फिर क्या होगा सर? फिर देखते हैं अमेरिका क्या कहता है। और ये 1 करोड़ जो यहूदी हैं, ये बचपन से, पैदा होने से ही, जब बच्चा पैदा होता है, हाथ में उसकी राइफल होती है। वो लड़ेंगे सर, वो हारने वाले नहीं। कितने हजार साल के साथ के लिए उन पे अत्याचार किए गए थे, सिर्फ भारत में वो सुरक्षित थे। लेकिन अल्टीमेटली उसको सरवाइव करना है ना सर। और कितनी तरक्की की है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी है। रेगिस्तान इलाके में पानी ले आए हैं, वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। पानी की भी समस्या है, ईरान में भी पानी की समस्या होगी। रूस वहां पे न्यूक्लियर बना रहा था रिएक्टर, वो सिरिट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर, $25 बिलियन की डील पिछले साल सितंबर में साइन की थी। वो डिसैलिनेशन प्लांट को मारा था ना, जो खारे पानी को पीने वाला बनाता है, दक्षिण सूडान में जो एरिया है, वहां पे रूसी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे थे, वो भाग गए सब। अमेरिका ने पहले बोल दिया था कि देखो हम वहां मारने वाले हैं, तो अपने लोगों को हटा लो। वो हम भी करते हैं, विदेशी हो तो हम विदेश सरकार को कहते हैं भाई अपने लोगों को हटा लो, क्योंकि आप पता नहीं हम कब ठोकेंगे इसको। वो चले गए वहां से, वो सब खत्म कर दिए। डिसैलिनेशन प्लांट तो बहाना था, वो रिएक्टर जो बन रहे थे उनको उड़ा दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि अब इसका ध्यान से देखना पड़ेगा। अब रूस भी वापस नहीं, और चीन भी कुछ नहीं करेगा सर, ये मेरा मानना है। चीन का ध्यान इस समय G1 पे है। मैं दुनिया का शहंशाह बनना चाहता हूँ, मुझे पूरी ताकत मेरी चाहिए। अगर मैं कहीं भिड़ गया और मुझे कुछ लोगों ने, मैं इंटेलिजेंस देता रहूंगा सैटेलाइट के जरिए, रूस भी देगा, लेकिन डायरेक्टली और कुछ नहीं देगा, हथियार भी शायद नहीं देगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है सर। सिचुएशन बड़ी फ्लक्स में है, वोलेटाइल है, नाजुक है, सब तरफ के बयानबाजी हम सुनते रहते हैं। हकीकत यह है, इस एमओयू से ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका को यही फायदा हुआ है कि उसकी फौज वापस चली गई। ईरान को अगर फायदा हुआ है तो मिलिट्री प्रेशर जो ठुकाई हो रही थी उसकी, वो बंद हो गई है। लेकिन कोई गलती उसने की, भड़काया, कुछ किया, हिजबुल्लाह ने या हमास ने एक और हमला कर दिया, या हिजबुल्लाह ने टेल अवीव पे हमला किया, सब फिर तो तूफान आएगा सर, तूफान। आप अच्छा देखिए दीपक सर, एक सुनामी। चीज बताइए, G7 की मीटिंग में मोदी जी के इतना वेलकम, इतना वेलकम, इतना वेलकम, और आपके जो मैकडोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो हैं, हाँ, तो उनका ये कहना डार्लिंग 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 डार्लिंग, ऐसा लग रहा था कि कदमों में पड़े हुए हैं, बिछ जाएंगे। अरे मोदी जी तो एंजल हैं। अरे मोदी जी, आपका चेहरा क्या खाते हैं मोदी जी आप। उसको पूछा एक पत्रकार ने कि अभी 3 नाविक हमारे वो हो गए हैं, उस पर क्या बात हुई? तो कह रहा है कि यार हम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाँ वो हुआ है, हम लोग उस पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मैं तो किसी से लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, कल को मोदी नहीं रहेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, मैं इसको, देखिए वो लोग जो बहुत गेम चेंजर हो गया, तूफानी हो गया, बवाल हो गया, मैं तो इसमें जानता हूं कि ट्रम्प 360 है, वो कल जाके फिर कुछ और बोल सकता है। लेकिन ये जो मेलो डाउन हुआ है,
इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या लगता है क्योंकि आपको? उसका दुनिया में मुझे ये दोस्त भी कोई पता है, आपको भी पता है कि मोदी जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे व्हाइट हाउस का। ये आपको ये मीटिंग मालूम है अमेरिका ने जी, अमेरिका ने मांगी थी। आपने देखी थी जब हाँ, उसने इतनी तारीफ की सर वो पूरी आप बात नहीं सुन पा रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, मोदी साहब ने उसका हाथ लिया। फिर ट्रम्प ने कुछ अंग्रेजी में कहा। उसने ये कहा ग्रेट टू बी योर फ्रेंड जो मैं उसकी लैंग्वेज लिप्स की लैंग्वेज समझ रहा था कि बड़ा अच्छा है कि मैं आपका दोस्त हूँ या आप मेरे दोस्त समथिंग टू दैट इफेक्ट। वो माइक्रोफोन ने कैच नहीं किया। ट्रम्प इस समय ट्रम्प मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा। ट्रम्प अकेला है दुनिया में, कोई उसकी खास इज्जत नहीं करता। तो वो हाँ, चाहता था कि क्योंकि मैं ट्रम्प और अमेरिका के बीच में फर्क देखता हूँ। अमेरिका के लोग बहुत अच्छे हैं, सब वो देश की छवि इतनी है। कल मौका मिले आधी दुनिया वहां भाग जाए, पिंजड़े वाली मुनिया तो सबसे पहले भाग जाएगी। ईरान का आयतुल्ला सबसे पहले जाके अपने बच्चों को वहां सेटल कर देगा। तो ये चीज तो कई पढ़ते हैं, आपको तो अखबारों में रिपोर्टें आती रहती हैं। ये खुद सुलेमानी नहीं था, कासिम सुलेमानी जो जिसको मारा था, उसकी बेटी या बेटा वहां पढ़ते थे। तो ये तो सब वहां हाँ, जाते हैं पढ़ने के लिए। ये तो बिल्कुल नॉर्मल, वहां रहते भी थे, बड़ा आलीशान बंगला बना रखा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आईआरडीसी वाले भी बड़े भ्रष्ट हैं। सो रियलिटी इसमें ये है सर कि ट्रम्प साहब दोस्ती चाहते हैं भारत की। उनका दुश्मन चीन है, मैं नहीं हूं। चीन को ठोकना है तो भारत की आवश्यकता है। चार महाशक्तियां, लेट मी कंक्लूड विद दिस, चार महाशक्तियां दुनिया में हैं। दो उनमें से G7 की मीटिंग में थे, भारत और अमेरिका। रूस को बुलाया नहीं था, चीन को बुलाया था, चीन नहीं गया। उसको पता था कि मैं जाऊंगा तो सारे जो दस्तावेज वहां के होंगे मुझे गाली देंगे। तो उसने अपने वाइस प्राइम मिनिस्टर को कोई वर्चुअल मीटिंग, मैक्रोन साहब ने कोई नया आविष्कार कर दिया, तो वर्चुअल मीटिंग में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो दो सबसे शक्तिशाली देश दुनिया में जो चार हैं, रूस और चीन अलग है, उन दोनों वहां मौजूद है। और फिर जो G7 सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अब आप सुन लीजिए। G7 के जो देश थे, अमेरिका और जर्मनी को हटा दीजिए तो हमारी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है। हम तो हुँ, विजिटर थे ना, हमें कितनी अच्छी इज्जत के साथ वहां खड़ा किया गया था। लेफ्ट पे मैक्रोन के और डोनाल्ड ट्रम्प राइट पे। और इसका मतलब मैं आपको बताता, अपने फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था ये G7 बेकार का है, भले ही 40% दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इसके पास है, इसको बंद करो, इसकी जगह G10 लाओ या G11 लाओ, भारत को लाओ, रूस को लाओ, ऑस्ट्रेलिया को लाओ, साउथ कोरिया को लाओ। ये उसके शब्द थे। अब मैं सर भविष्यवाणी नहीं करता, मैं सिर्फ चिन्ह पढ़ता हूं। चाय की पत्ती जिस कहाँ कैसी है वो पढ़ने की कोशिश करता हूं। सर इस साल या अगले साल भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा G7 का सर। G8 बनेगा। ओके, हाँ, ये जो मैंने देखा ये है, जो गर्मजोशी है वहाँ पर, थैंक यू। वो तो और गजब की फिर है। सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, क्योंकि उसका प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको 2/3 मेजोरिटी जीएम जनरल असेंबली में चाहिए, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, फिर चीन वहां खड़ा होकर बोलेगा अरे पाकिस्तान को भी लाओ। फिर वो तो बदमाश है, बेवकूफ है, तो कमीना है ना। वो तो ब्लॉक करेगा, वीटो करेगा, फिर कहेगा अभी हम इसको स्टडी करेंगे, अभी मुझे 25 साल चाहिए इसको स्टडी करने के लिए। वो तो कभी मानेगा नहीं। लेकिन G7 में अमेरिका फोन उठा के बोलेगा टाइगर चल बाज आ जा, तू भी बाज आ जा। यार देखो भारत यार बड़ा अच्छा देश है, सब बोले हाँ ये हाँ जो हाँ, चीन मुखालफत कोई नहीं करेगा। ये जो चीन से सर, ये जो चीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, ये भी तो हमारी ही मेहरबानी है। या तो सब लोग कहते हैं ना कि हमने उस वक्त कहा था कि आप लोग डिवाइड कर रहे हो भारत को और चीन को। चलिए सर, जो होना था निकल गया ना, वो तो इतिहास पुराना हो गया। लेकिन अब की जो बात है G7 में, आप देख लीजिएगा ललित साहब, मैं इसका अक्सर जिक्र नहीं करता, आपके ऊपर मुझे भरोसा है। जो ईरान को अमेरिका के ऊपर नहीं, अमेरिका को ईरान के ऊपर नहीं है भरोसा। इतना कहूंगा कि वी आर गोइंग टू ज्वाइन G7। आप देखेंगे मुझे नुकसान क्या होता है, कोई नुकसान नहीं है। परमानेंट मेंबर बन जाऊं, बड़ी अच्छी बात है। क्या मेरे पास आर्थिक ताकत है, क्या मिलिट्री ताकत है, क्या कुछ राजनीतिक क्या कूटनीतिक ताकत है। सबसे बड़ी आबादी मेरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकली हूं, 100 से ज्यादा देश मेरा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं। ये सारी चीजें अगर आप मद्देनजर रखें तो कोई रीजन नहीं है कि हम उसके सदस्य ना हो। ये मेरा मानना है सर। ठीक है। तो मैकडोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, क्या ठीक हो गए हैं? भविष्य में ऐसे ही बने रहेंगे या कुछ और भी नहीं, करेंगे? चलता रहेगा? तो वो बेसिकली मैं आपको बताऊं, अपने तो जब मैंने मिला हूं देखा इनको, इज अ वेरी नाइस मैन, इज अ वेरी चार्मिंग मैन। लेकिन फिर ये है कि कभी कुछ ना कुछ कह देता है, दिल में जो आता है वो कह देता है। लेकिन है बड़ा अच्छा इंसान, अरे! अपनी वो फैमिली की बहुत चलते-चलते कह रहा परवाह है आई एम द बॉस। सर आई एम द बॉस का मतलब, अब फिर पीएम को कहते हैं कि यू आर एन एंजल। ये तो सारी, वो तो उसने गाजा में भी तो बोला था जब वो मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ पीस का, आई एम द ओनली वन हु मैटर्स। याद नहीं है वो वीडियो देखिए ना।
कि सिर्फ मैं हूँ बस जो मैं, और बाकी यूरोपियन तो ये बेवकूफ लोग हैं। और फिर इसने बोला उसको बदमाश शरीफ को कि अभी तक तो मेरे कान में जो खुसफुस कर रहा था, मेरी तारीफ कर रहा था, पब्लिकली बोल। याद है आपको? सबके फिर सामने वो बोल, आया, जी जनाब। सबके और सामने फिर बोल। उस मेरे सबके सामने फिर बोला, ऊपर आसमान में अल्लाह है, धरती पे आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मिस्टर प्रेसिडेंट आप तो ये हैं, आप वो हैं। और डोनाल्ड हाँ, बोलते जाओ कह रहा था। अब बेवकूफ ताबेदार नहीं होते जो पुराने महाराजाओं के ताबेदार जो बैठ के उनके सर कचहरी में एक होता था व्यक्ति जो पोइट्री लिखता था, जो गजलें बनाता था उसके ऑनर में, तो ये उस टाइप का आदमी है। तो मतलब कहने गए कि ट्रम्प लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड। हमने ना उसको फ्लैटर हाँ, किया ना उसकी आलोचना की है। उसने बोला कि मैंने मध्यस्थता करा दी तो करा दी, अच्छी बात है, तू कह। मैं तो यही कहूंगा कि हमने डायरेक्टली बात की। सो अगर इन चीजों का आप ध्यान रखें सर, तो मेरा अपना मानना है कि अ, सही हो जाएगा सब कुछ सर। और ये अब थैंक यू। भारत के साथ पंगा लीजिएगा। अगर आपने चीन को कंट्रोल करना है, जो आपका लक्ष्य है, केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं है जिसके पास ये ताकत है। डिप्लोमेटिक ताकत मेरे पास है। चीन को वैसे भी सर ग्लोबल साउथ का मैं लीडर हूं, 120 देश, मैं अघोषित हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे नेता, मैंने नहीं कहा कि मैं आपका नेता बनना। चीन तो सबको कहता है मैं नेता हूं तुम्हारा, क्यों भाई? किसी ग्रुप में चीन जाता है, कहता है मैं लीडर हूं यार। अगर मैं लीडर नहीं हूं तो मैं ग्रुप में नहीं जाऊंगा। अब वो ब्रिक्स में खुश नहीं है। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है, कभी होती है, वो नहीं जाता है। मैं नहीं जाऊंगा कि ब्रिक्स में तो मैं तो लीडर हूं नहीं, सब लोग वहां बराबर के हैं। वो उसको स्वीकार नहीं। तो इसको अगर आप ध्यान रखेंगे, ये ही वांट्स इंडिया, G7 वांट्स इंडिया। और एक वो था डस्टबिन ट्रूडो, वो तो चला गया इतिहास के कूड़ेदान में। तो अब जो है ये आपने आपने विदेश के हर नेताओं का नाम बदल दिया है सर, हर नेता का नाम। माफ कीजिएगा। थैंक यू दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से इतना स्नेह करने के लिए और इतनी शानदार जानकारी और ये इस चर्चा के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, वंदे मातरम सर।